बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अगला टॉपिक जो है वो है सेलिएंट फ़ीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के सेलिएंट फ़ीचर्स क्या क्या हैं, यानी कि इसके कौन कौन से फ़ीचर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो दुनिया का सबसे लंबा और कामयाब तरीन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, यानी कि कामयाब तो नहीं लेकिन लंबा तरीन हम कह सकते हैं। कामयाब इसलिए भी कह सकते हैं कि जब से ये बना 26 जनवरी 1950 को ये यानी कि मुकम्मल तौर पर इसको इनेक्टमेंट किया गया और 26 दिसंबर 1949 को इसको पार्लियामेंट से मंजूर किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। तो तब से लेकर आज तक मतलब मुकम्मल तौर पर ये अपनी इंडियन स्टेट को रेगुलेट किए हुए है। ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो ईज़िली यानी कि अपना फ्लेक्सिबल हैं और ईज़िली तौर पर उनको अमेंड किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो काफ़ी हद तक यानी कि ना रिजिड हैं और उनको इतनी आसानी से आप मतलब नहीं कर सकते अमेंडमेंट, और में इतनी आसानी से यानी कि हो सकती है अमेंडमेंट, ये नहीं है कि मतलब थोड़ा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी है और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ठीक है, उसके बाद मतलब इसमें यह कहा गया कि दुनिया का सबसे लंबा, ठीक है, लार्जेस्ट रिटन लिबरल एंड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि पूरी दुनिया का एक डेमोक्रेटिक रिटन लिबरल और लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये अपने आप में एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इसमें फेडरलिज़म और यूनिटरिज़म जो है वो उनको मिक्स किया गया है। ठीक है, फेडरलिज़म को इसलिए मिक्स किया गया क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा अपना इंटीग्रिटी और रीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, डिफरेंट रीजन है और उन तमाम रीजन को आपस में कनेक्ट रखने के लिए फेडरल सिस्टम इसलिए लागू किया गया। दूसरी तरफ जबकि यूनिटरिज़म इसलिए है क्योंकि चाहे कोई भी बंदा जिस भी हिस्से से बिलोंग करता हो उसको सिंगल सिटीज़नशिप मिलेगी। ठीक है, उसको इंडियन सर्विसेज में इक्वल कोटा मिलेगा। ठीक है, यानी कि तमाम बाकी चीज़ों को इसलिए रखा गया ताकि यूनिटरिज़म भी हो जाए और फेडरलिज़म भी हो जाए, ये इन दोनों चीज़ों को मिला के। अच्छा, आगे इसके सेलिएंट फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला है कि ये रिटन और डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन और डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो है मतलब इसको बाकायदा तौर पर इनकॉर्पोरेट द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया और इससे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया की हैसियत हासिल है। यह मुकम्मल तौर पर इंडियन असम्बली ने कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली जो है उन्होंने इसको पास किया था। ठीक है, तकरीबन इसको बनाने में 2 साल 11 माह और 18 दिन लग गए थे इसको राइट करने में और इसको इनेक्ट करने में। ठीक है, इसके अलावा ये डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। तकरीबन इसमें 395 आर्टिकल हैं जो कि 22 हिस्सों में डिवाइड हुए हैं। ठीक है, 12 शेड्यूल्स हैं और आज तक 95 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद ये मतलब दोनों सेंटर और स्टेट यानी कि इंडियन स्टेट यूनियन का ये कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, यानी कि दोनों को रिप्रेजेंट करता है। उसका क्या नाम है, यूनियन को भी, इंडियन यूनियन को भी और इंडियन सेंटर्स को भी, उनको यानी कि अपनी अपनी पावर्स भी उनको देता है और उनको डिवाइड भी करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन से भी बड़ा है। यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के सिर्फ और सिर्फ 7 आर्टिकल है जबकि इसके 395 आर्टिकल हैं। साथ ही साथ जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी 89 आर्टिकल हैं और जबकि हमारे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के 280 आर्टिकल हैं। ठीक है, आगे बात करें तो ये मुकम्मल तौर पर सेल्फ मेड और इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है। सेल्फ मेड यानी कि बाकायदा तौर पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे इंडिया के उन्होंने इसको इनेक्ट किया और उन्होंने ही इसको ऑर्गेनाइज़ किया, उन्होंने इसको राइट किया। सबसे पहले जो इनका पहला मतलब जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को इनकी पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बुलाई गई थी, जबकि हमारी 11 अगस्त 1947 को पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का इजलास हुआ था। इनका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, इन्होंने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की थी उसको 22 जनवरी 1947 को पास किया गया था। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस के अंदर मुकम्मल तौर पर इन्होंने जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको अडॉप्ट किया और जब उसको असम्बली में पेश किया गया और असम्बली ने उसको जब पास किया तो वो 26 नवंबर 1949 को असम्बली ने उसको पास किया और मुकम्मल तौर पर जब फुली वो ऑपरेशनली तौर पर इनेक्ट किया गया तो उस वक्त जो डेट थी वो 26 जनवरी 1950 थी। 26 जनवरी हर साल इंडिया के अंदर रिपब्लिक डे के तौर पर मनाया जाता है। ठीक है, आगे है प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल से मुराद ये है कि मतलब एक पूरी तमहीद बांधना। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से पहले मैंने अपने एक और लेक्चर में यानी कि ये बात की थी कि मतलब प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन्होंने ये बात की हुई है कि मतलब इसके
की नोट क्या है, यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का मुकम्मल तौर पर खुलासा क्या है, वो इसका उन्होंने उस प्रेम्बल के अंदर बयान किया हुआ है। साथ ही साथ यानी कि उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फ़िलासफ़ी है ना, वो उन्होंने एक पैराग्राफ के अंदर बयान कर दी है। मैं दोबारा उसको रिपीट किए देता हूँ। प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ वेल ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट विच स्टेट्स द फिलासफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलासफ़ी को डिक्लेयर करता है। अकॉर्डिंग टू प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट डिक्लेयर इंडिया टू बी द सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड वेलफेयर स्टेट, ठीक है, कमिटेड टू सिक्योर जस्टिस लिबर्टी equality for the people and for promoting fraternity, dignity, the individual and unity and integrity of the nation। और इन तमाम बातों को इसके अंदर इन्होंने बयान किया हुआ है। अच्छा, आगे बात करते हैं। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट। इंडिया जो है बाकायदा तौर पर एक डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट स्टेट है। डेमोक्रेटिक ये पहले ही थी 1947 से लेकर, और जो सोशलिस्ट का वर्ड है वो 1976 के अंदर अमेंडमेंट्स के अंदर दाखिल किया गया। 46th अमेंडमेंट जो 1976 में हुई उसके अंदर इसको लागू किया गया था, ठीक है। इसके तहत जो मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो मुकम्मल तौर पर रिफ्लेक्टेड करता है अपना डेमोक्रेटिक सोशलिज़म को। उसके बाद इंडिया जो है वो एक सेकुलर स्टेट है, ठीक है। सेकुलरिज़म के अंदर ये आता है कि किसी भी रिलीजन को किसी भी किस्म का कोई स्पेशल स्टेटस हासिल नहीं है, बल्कि तमाम के तमाम जो रिलीजन है उनको फ्रीली और इक्वली तौर पर उनको ये गारंटी दी गई है कि वो अपने रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उनको मुकम्मल तौर पर आज़ादी देता है रिलीजियस फ्रीडम की, ठीक है, तमाम के तमाम सिटीज़न्स को। और कोई भी जो सिटीज़न है वो किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकता है, कहीं पर भी अपनी मस्जिद बना सकता है, अपनी इबादत कर सकता है, वर्शिप कर सकता है, लेकिन पाबंदी ये है कि किसी भी कॉलेज और किसी भी यूनिवर्सिटी या स्कूल के अंदर जो है वो इजाज़त नहीं होगी कि किसी भी किस्म की रिलीजियस एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन इससे प्रिवेंट करता है। और जबकि दूसरी तरफ किसी भी रिलीजन को मुकम्मल तौर पर आज़ादी है कि वो अपने रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन और मतलब अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकता है, ठीक है। अच्छा, आगे है कि मतलब इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक स्टेट। डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर ये है कि मतलब कोई भी इंसान पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकता है, डेमोक्रेटिक पार्टी बना सकता है, गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकता है, और कोई भी जो गवर्नमेंट है वो तब तक इक़्तिदार में रहेगी जब तक उसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लोगों का हासिल रहेगा। नेक्स्ट है इंडिया का रिपब्लिक स्टेट है। रिपब्लिक स्टेट से मुराद ये है कि इंडिया में किसी भी किस्म की मोनार्की या कोई भी नॉमिनेटेड हेड ऑफ़ स्टेट नहीं होगा, बल्कि इलेक्टेड हेड ऑफ़ स्टेट होगा जिसकी टेन्योर जो है वो 5 साल का होगा। नेक्स्ट है इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो है वो मतलब यूनियन ऑफ स्टेट है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्टेट्स हैं वो इसका हिस्सा हैं, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट शोज़ 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसके 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं। पहला है वॉलंटरी एग्रीमेंट। द यूनियन इंडिया इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ वॉलंटरी एग्रीमेंट अमंग सॉवरन स्टेट्स। और दूसरा है मतलब इसी अपना स्टेट्स के हवाले से राइट टू स्कीड। राइट ऑफ स्कीड के अंदर ये कहते हैं कि स्टेट्स ऑफ इंडिया डू नॉट इंजॉय द राइट टू स्कीड फ्राम द यूनियन, ठीक है, यानी कि वो इस यूनियन से हट कर किसी भी किस्म के जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बातें की गई हैं उनके अलावा वो किसी भी राइट को अपना इंजॉय नहीं कर सकेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर इस तरह होगा कि जिस तरह हमारे साथ कश्मीर है, ठीक है, और कश्मीर के अंदर जो मतलब इसके मामलात हैं उसका क्या नाम है, उसके फ़ॉरेन मामलात और उसकी फ़ॉरेन पॉलिसी और उसके डिफेंस के मामलात जो हैं वो पाकिस्तान संभालता है, जबकि बाकी अंदरूनी मामलात वो खुद ही देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडियन यूनियन के पास तकरीबन 28 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इसमें फेडरलिज़म और यूनिटरिज़म का मिक्सचर पाया जाता है। फेडरलिज़म और यूनिटरिज़म वाइल डिस्क्राइबिंग द इंडियन एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, जब हम इंडिया को एक यूनियन ऑफ स्टेट के तौर पर डिस्क्राइब करते हैं तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है और साथ में यूनिटरी स्पिरिट भी प्रोवाइड करता है। लिहाजा स्कॉलर्स कहते हैं कि इंडिया जो है वो एक कुसाई फाउंडेशन है। कुसाई फाउंडेशन से मुराद ये है कि एक यूनिटेरियन फेडरेशन है, ठीक है, यूनिटेरियन फेडरेशन। इसके अलावा मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 3 से 4 बातों को प्रोवाइड करता है। नंबर 1 पे वो ये कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बाकायदा तौर पर स्टेट्स और सेंटर के दरमियान बाकायदा तौर पर डिवीजन ऑफ पावर होगी, ठीक है, यानी कि स्टेट्स की पावर अलग होगी और उसका क्या नाम है सेंटर्स की पावर जो है वो अलग होगी। नेक्स्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, रिजिड और सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट है, ठीक है, यानी कि स्टेट का सबसे जो सुप्रीम लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट है कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होगी और वो सेंटर और स्टेट के दरमियान जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह हैं
उनको रिजॉल्व करेगी। नंबर 4 के ऊपर है कि इसमें ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन होगी। ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन जो मैंने लेक्चर के शुरू में कहा कि मतलब इसमें यूनिटरी स्पिरिट इसलिए होगी ताकि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया जाए, एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, एक सिंगल सिटीज़नशिप बनाई जाए, एक एमरजेंसी प्रोविज़न जो है वो इक्वली तौर पर पूरे मुल्क पे लागू हो, और बाकायदा तौर पर एक कॉमन इलेक्शन कमीशन हो, और ऑल इंडिया सर्विसेज जो है मतलब उनका भी एक कमीशन जो है वो भी बनाया जाए। इस तरह के बाकी मामलात भी ये इसलिए ताकि यूनिटरी सिस्टम को फोकस किया जाए। फेडरल सिस्टम इसलिए ताकि मतलब जो भी इसमें यूनिटरी फीचर्स हैं या मतलब जो भी यूनियन इसके साथ मिली हुई हैं उनको बाकायदा तौर पर आपस में कनेक्ट करके रखा जाए। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो एक मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेट्स का मजमुआ है, या मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की जो उसका क्या नाम है रीजन जो है वो इसमें डिवाइड हुए हैं। और यूनिटरी सिस्टम इसलिए भी या फेडरल सिस्टम इसलिए भी ताकि उन तमाम के तमाम जो रीजन्स हैं उनको इंटीग्रेट करने के लिए, उनको यूनाइट करने के लिए और उनको एक यूनियन में रखने के लिए भी यूनिटरी सिस्टम जो है वो लागू किया गया या फेडरल स्पिरिट। नेक्स्ट है कि मतलब इसमें रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इस हवाले से कि मतलब कुछ लॉ ऐसे हैं जिनको आसानी से तब्दील किया जा सकता है, कुछ लॉ ऐसे हैं जिनको आसानी से तब्दील नहीं किया जा सकता। कुछ केसेस के अंदर जो यूनियन पार्लियामेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल या एक सिंपल लॉ जो है उसको इनेक्ट करवाती है और कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर लेती है, अमेंडमेंट उसमें कर लेती है, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं कि मतलब उसमें बाकायदा तौर पर थोड़ा रिजिडिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आए तो फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर वो ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उस वक्त फ्लेक्सिबल होती है जब यूनियन पार्लियामेंट जो है वो किसी भी बिल को पास करवाने के लिए या किसी भी बिल को अमेंड करवाने के लिए उसे क्या करना पड़ता है कि 2/3 मेजॉरिटी उसे रिक्वायर होती है टोटल मेंबरशिप के अंदर से, ठीक है। टोटल मेंबरशिप यानी कि दोनों हाउसेज होते हैं उनमें से उसको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है और मतलब उन वोटिंग के ज़रिए जो है वो उस बिल को पास कर लिया जाता है। नेक्स्ट अमेंडमेंट ये है कि मतलब उस टोटल ये सारा प्रोसेस भी होगा जो फ्लेक्सिबल के अंदर होता है। मतलब जो भी बिल अमेंडमेंट के लिए पास किया जाएगा उसको दोनों हाउसेस के 2/3 मेजॉरिटी के ज़रिए पहले उसे पास करना होगा, फिर उसके बाद उसको लेजिस्लेचर रेटिफिकेशन यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजा जाएगा ताकि उसके ऊपर रेटिफिकेशन की जाए, ठीक है। और उसके बाद वो बिल तब जाके पास होगा जब तक उसे मतलब जो जितनी भी स्टेट्स ऑफ यूनियन की हैं उनकी कम से कम 2/3 मेजॉरिटी उनकी भी हासिल नहीं होगी, ठीक है। यानी कि स्टेट यूनियंस की भी उससे मेजॉरिटी हासिल करनी पड़ेगी और जो मतलब पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी भी उसे मेजॉरिटी हासिल करनी पड़ेगी, तब जाके वो अमेंडमेंट होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्शली रिजिड भी है और पार्शली फ्लेक्सिबल भी है। आगे है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है वो सारे के सारे अपना फंडामेंटल राइट्स को ही डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। और ये मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मतलब तमाम किस्म की अपने सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है। सबसे पहले मतलब इसके जो आर्टिकल 12 से 35 तक हैं इन तमाम आर्टिकल्स को मजमूई तौर पर कहते हैं इंडियन बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। इनको मजमूई तौर पर इंडियन बिल ऑफ राइट्स का नाम दिया जाता है। इंडियन बिल ऑफ राइट्स जो है टोटल इसके अंदर 7 फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको इलेबोरेट किया गया था, लेकिन 1976 की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो है वो मतलब राइट ऑफ प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया गया और सिर्फ 6 जो आर्टिकल्स हैं वो पीछे बच गए थे, ठीक है। सॉरी मतलब 44th अमेंडमेंट 1979 के अंदर जो प्रॉपर्टी यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी उसको लिस्ट से हटा दिया गया था, पीछे रह गए। पहला है अब यानी कि उन 6 के अंदर से पहला है राइट टू इक्वलिटी। इक्वलिटी से मुराद ये है कि किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, कास्ट, क्रीड, सिस्टम, सेक्स या मतलब एज या मतलब प्लेस ऑफ बर्थ, उन तमाम चीज़ों को पीछे हटा दिया जाएगा। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी सबके पास, किसी भी किस्म की अपना अनटचेबिलिटी नहीं होगी और किसी भी किस्म के टाइटल्स जो हैं वो नहीं रखे। इससे अगला है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के अंदर उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहला जो राइट होगा वो फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, फिर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होगा, यानी कि किसी भी किस्म की एसोसिएशन बंदा बना सकता है। फिर है फ्रीडम टू असेंबल पीसएबली विदाउट आर्म्स, के मतलब आप किसी भी किस्म की अपना ना पीसफुली तौर पर किसी भी चीज़ को आप अडॉप्ट कर सकते हैं या असेंबल कर सकते हैं बग़ैर किसी मतलब हथियार उठाए, ठीक है। ये भी आपका राइट है। उसके बाद फ्रीडम टू मूव फ्रीली इन इंडिया, के इंडिया के अंदर बिल्कुल फ्रीली मूव करने का राइट, कहीं भी इंडिया के अंदर आपको रेजिडेंसी हासिल करने का राइट, ठीक है। और फ्रीडम ऑफ अडॉप्टिंग एनी
प्रोफेशन, एनी ट्रेड या एनी ऑक्यूपेशन, ठीक है, यानी कि अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी भी किस्म का शोबा ज़िंदगी आप अपना सकते हैं और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मतलब इसी आर्टिकल अपना एक आर्टिकल 21A 21A के अंदर, यानी कि आर्टिकल के अंदर ये बयान किया गया राइट ऑफ एजुकेशन को। एजुकेशन जो राइट है वो भी यानी कि फंडामेंटल राइट ही है, और उसके अंदर जो भी बच्चा 6 से 14 साल की उम्र में होगा उसके गार्डियन या उसके पेरेंट्स को ये मतलब एक उनको फंडामेंटली तौर पर ये बुनियादी हकूक़ हासिल होगा कि वो अपने बच्चों को तालीम के लिए भेजें, और वो तालीम कंपल्सरी भी होगी और फ्री भी होगी, ठीक है। आगे है मतलब राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन से मुराद ये है कि फंडामेंटल राइट्स मुकम्मल तौर पर हासिल हो गए, मतलब किसी भी इंसान को जो है सेल और परचेज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। किसी भी किस्म की फोर्स्ड लेबर यानी कि जो भीख मांगना या मंगवाना होता है वो नहीं होगा। चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं होगी, ठीक है, यानी कि चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट मतलब किसी भी कंपनी या किसी भी भट्टे वगैरह के ऊपर बच्चों को जो है वो ज़बरदस्ती तौर पर या फैक्ट्रीज़ के अंदर उनको मतलब ख़तरनाक जॉब्स के ऊपर नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि किसी भी किस्म के रिलीजन को किसी भी किस्म की आज़ादी हासिल होगी, वर्शिप की आज़ादी हासिल होगी, अपना किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट करने की आज़ादी हासिल होगी, अपने रिलीजियस फ्रीडम को इस्टेब्लिश करने की आज़ादी हासिल होगी अपना। इसके अलावा मतलब वो उसने लिखा हुआ है कि किसी भी किस्म का रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कोई भी अपना सकता है, ठीक है, और स्टेट की तरफ से किसी भी रिलीजन के ऊपर कोई भी किसी किस्म का टैक्स लागू नहीं होगा, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये भी है कि मतलब किसी स्कूल तालीमी इदारे के अंदर, किसी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी किस्म की रिलीजियस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के अंदर ये बयान किया गया कि जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं इस मुल्क के अंदर, ठीक है, जो मुसलमान, क्रिश्चियन या कोई यहूदी वगैरह अगर यानी कि हैं तो मतलब उन यानी कि जितनी भी हिंदुओं के अलावा जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको इस बात का हक़ हासिल होगा कि मतलब उनको राइट दिया जाएगा कि वो अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज को डेवलप भी कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि अपनी लैंग्वेज को फ़रोग़ दे सकते हैं। इसके साथ साथ उनको इस चीज़ का भी हक़ हासिल होगा कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी डेवलप कर सकते हैं और उनको एडमिनिस्ट्रेटर भी खुद ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 32 जो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में बात करता है। इसके बारे में वो ये कहता है कि मतलब फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट और अपना फेडरल कोर्ट हो गई या सुप्रीम कोर्ट हो गई और हाई कोर्ट हो गई, उनको ये हक़ हासिल है कि वो फंडामेंटल राइट्स को इनेक्ट करवाने के लिए बिल पास कर सकती हैं और गवर्नमेंट को फोर्स कर सकती हैं कि अगर वो किसी किस्म के कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स को अगर कहीं सप्रेस किया जा रहा है तो वो उसको दोबारा से बहाल करें। इसके अलावा जो अगले यानी कि बात की गई इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ये इसलिए यानी कि ना एक अमेंडमेंट के बाद ये बनाया गया था, ठीक है, 1993 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो है मतलब यूनियन पार्लियामेंट से एक बिल पास किया गया था। इस बिल का नाम था कि द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, ठीक है, ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत इस बिल को जो है वो पास किया गया था और इसके अंदर मतलब एक कमीशन बाकायदा तौर पर बनाया गया था। उस कमीशन का मतलब ये था कि वो तमाम किस्म के जो सिविल राइट्स हैं उनको हिफाजत करेगी। इस कमीशन का जो कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 में जो बनाया गया, इसको हेड करने वाले होंगे उस वक़्त के चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, और साथ ही साथ ये कमीशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा, इसको सिविल कोर्ट का स्टेटस भी हासिल होगा और किसी भी किस्म की ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है उनको ये कंट्रोल करेगा। और साथ ही साथ इसी ह्यूमन राइट्स कमीशन का ये भी यानी कि होगा कि मतलब किसी भी किस्म के जो विक्टिम हैं उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, उनके अगर किसी की हक़ तलफ़ी हुई है तो उस हक़ तलफ़ी के तौर पर उनको हर्जाना देना, ठीक है, और स्टेट से बाकायदा उसका केस वगैरह लड़ना। इसके अलावा और भी काफ़ी यानी कि अपना कमीशन वगैरह बनाए गए हैं इंडिया के अंदर कि जो कि मतलब लोगों को मुकम्मल तौर पर उनके हकूक़ की हिफाजत के लिए जो है वो काम करती हैं। इन कमीशंस का मतलब ये है कि मतलब इंडिया की तरफ से ये पॉजिटिव व्यू एक जाना चाहिए कि मतलब इंडिया जो है वो फुली कमिटेड है अपने लोगों के ह्यूमन राइट्स को यानी कि अपने ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने और पूरी दुनिया के लोगों के हकूक़ को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया एक
पुरज़ा मुल्क है। ठीक है, आगे है कि कुछ सिटीज़न्स की तरफ से कुछ फ़ंडामेंटल ड्यूटीज़ जो यानी कि शहरियों को निभानी चाहिए। उन फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डेवलप की गई हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखी गई हैं, सबसे पहले यह कि मतलब तमाम लोगों के दिलों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट होगी, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट होगी और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट होगी। ठीक है, नंबर 2 के ऊपर है कि जो भी यानी कि चेरिश आइडियल्स जो मतलब जो कि जैसे महात्मा गांधी हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया, इनके जो भी यानी कि नोटेबल और मतलब उनके जो जिस तरह हमारे कायदे आज़म है लियाकत अली ख़ान है, ठीक है, उन तमाम लोगों की दिल से इज़्ज़त की जाएगी। ठीक है, और जो लोग फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर जिन्होंने अपना खून बहाया, जिन्होंने अपनी यानी कि मेहनत की या कंट्रीब्यूट किया, उनको चेरिश किया जाएगा या उनके लिए भी दिल में इज़्ज़त रखी जाएगी। नेक्स्ट है कि मतलब स्टेट की सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, इंडिया की इंटीग्रिटी और यूनाइटी के अंदर हेल्प की जाएगी और इसको बरकरार रखा जाएगा। ठीक है, ये वो बातें हैं जो सिटीज़न्स के लिए हैं। ठीक है, नंबर 4 के ऊपर है कि मुल्क के दिफा के लिए और मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए जब भी बुलाया जाएगा तो तमाम लोग अपने जान की बाजी भी लगाने से गुरेज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद है कि मतलब तमाम किस्म के लोगों के दरमियान, चाहे वो किसी भी किस्म के रिलीजन से, कास्ट से, क्रीड से, सेक्स से बिलोंग करते हों, उनके लिए आपस में ब्रदरहुड या सिस्टरहुड की फीलिंग रखनी होगी। ठीक है, एक कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट किया जाएगा पूरे इंडिया के अंदर, तो तमाम इंडियन लोगों के अंदर। इसके बाद है कि मतलब जो इंडियन हेरिटेज है या मतलब उनका जो इंडियन कल्चर है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा, उसकी इज़्ज़त की जाएगी। ठीक है, और उसके लिए दिल में एहतराम रखा जाएगा। या मतलब जो भी पुरानी जैसे मतलब ताजमहल हो गया, उनकी दिवाली हो गई, या उनके जो भी मतलब इवेंट्स वगैरह होते हैं, उनकी हिफाजत और उनके लिए इज़्ज़त रखी जाएगी। नेक्स्ट है कि मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट को और जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, ठीक है, इंसानों के अलावा उनकी इज़्ज़त की जाएगी, उनको प्रिजर्व किया जाएगा, परिंदों की, जानवरों की, दरख्तों की इज़्ज़त की जाएगी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट है कि मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी को सेफ़ और प्रोटेक्ट किया जाएगा, किसी भी किस्म की वायलेशन जो है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है कि मतलब तमाम लोग इंडिविजुअली तौर पर या कलेक्टिवली तौर पर तमाम किस्म की स्टेट एक्टिविटीज़ के अंदर अपना अपना हिस्सा डालेंगे और अपनी एक्सीलेंस को शो करेंगे, यानी कि अपना दी बेस्ट यानी कि देंगे, ताकि स्टेट जो है वो आगे और जल्दी से जल्दी जो है वो मतलब प्रमोट हो सके या मतलब डेवलप हो सके। और सबसे आखिर के अंदर के मतलब पेरेंट्स की ये ड्यूटी है कि वो पेरेंट्स या गार्डियंस की ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे, ठीक है, ताकि बच्चे एजुकेशन हासिल करें। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं पेरेंट्स की जो कि कोर्ट्स इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकता। ठीक है, वो चाहें तो भेजें, चाहें तो ना भेजें, लेकिन भेजना चाहिए। कुछ ये मतलब पार्ट्स हैं, अभी मतलब ना इसका पार्ट 2 रहता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बयान कर दूँगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ़ीचर्स को हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसका सेकंड पार्ट के अंदर हम पहुंच गए हैं। सेकंड पार्ट के अंदर वो जो मतलब पहले नंबर पर वो बात करता है, वो ये कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला फ़ीचर यानी कि मतलब जो सेकंड चल रहा था उसके अंदर वो कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ़ीचर है वो ये भी है कि इसमें एक स्टेट पॉलिसी होती है जिसका नाम होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये मतलब ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं जो मतलब एक किस्म की इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं इस कंट्री के अंदर किसी भी किस्म की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सिक्योर करने के लिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये ऐसी पॉलिसियाँ मुरतब करती है स्टेट के लिए कि जिन पर इम्प्लीमेंट करते हुए स्टेट के अंदर किसी भी किस्म की जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको अडॉप्ट या उनको डेवलप या उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिसीज़ को इंश्योर करते हैं, जैसे लिवलीहुड को, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ लेबर, प्रोटेक्शन ऑफ यूथ एंड ओल्ड एज पेंशन, साथ साथ सोशल सिक्योरिटी, सोशल इक्वलिटी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन विद अदर स्टेट्स वगैरह वगैरह। ये तमाम किस्म के जो प्रिंसिपल्स या मतलब जो पॉलिसीज़ होती हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होगा जो तमाम किस्म की स्टेट पॉलिसीज़ को उनकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उनको यानी कि इम्प्लीमेंट
करेगा या करवाएगा। दूसरा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाई कैमरल यूनियन पार्लियामेंट होगा। बाई कैमरल यूनियन पार्लियामेंट से मुराद यह कि 2 हाउसेज होंगे, एक अपर हाउस होगा, एक लोअर हाउस होगा। अपर हाउस को जो है वो कहेंगे राज्यसभा, लोअर हाउस को कहेंगे लोकसभा। अपर हाउस के अंदर जो लोग होंगे वो उनकी तादाद जो है तकरीबन 245 होगी, ठीक है। टोटल 250 होगी, लेकिन 245 जो है वो मौजूदा वक़्त में उनके पास है, ठीक है। और उसमें से 233 जो हैं वो मतलब आएंगे स्टेट अपना इलेक्टेड होके। हाँ जी, तो राज्यसभा जो है मतलब उसके जो मेंबर्स होंगे तो वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, ठीक है। और राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो मतलब तकरीबन उनकी तादाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो 250 मेंशन की गई है, लेकिन मौजूदा वक़्त में राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो 245 हैं। उन 245 में से जो 233 हैं वो बाकायदा तौर पर इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए हैं, और जो बाकी मतलब 12 हैं वो प्रेसिडेंट ने उनको सिलेक्ट किया हुआ है मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ील्ड के एक्सपर्ट्स को, जिसमें आर्ट्स के एक्सपर्ट हैं, साइंस के एक्सपर्ट हैं और लिटरेचर वगैरह के एक्सपर्ट हैं। राज्यसभा जो है इसको अपर हाउस कहते हैं, और ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबरशिप के ज़रिए ये आते हैं, ठीक है। और इनको सेकंड हाउस भी कहा जाता है। ये राज्यसभा के बारे में ये कहा जाता है कि ये ना तो इतना पावरलेस है कि जितना पावरलेस ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड है, और ना ही इनका लोकसभा इतना पावरफुल है कि जितना ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन है, ठीक है। यानी कि दोनों की जो है वो बैलेंस आपस में रखे हुए हैं। अच्छा, राज्यसभा जो है ये मतलब रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को, ठीक है। यानी कि इंडियन यूनियन जो हैं तकरीबन 28 जो मतलब इंडियन यूनियंस हैं, और उसमें से 7 जो हैं वो इसकी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। जबकि लोकसभा जो है उसके टोटल मेंबर 550 होते हैं। मौजूदा वक्त में उसके पास 545 मेंबर हैं। लोकसभा के अंदर इसको हम लोअर हाउस भी कहते हैं। तकरीबन ज़्यादातर पावर जो है वो मतलब लोअर हाउस के पास है। तकरीबन आप ऐसा समझ लें कि जो मुकम्मल तौर पर फाइनेंशियल पावर्स हैं वो लोकसभा के पास हैं, ठीक है। लोकसभा जो है ये ट्रूली पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और ये बाकायदा इलेक्ट होके आते हैं। कोई भी बंदा जो 18 साल से ऊपर का है और 18 साल के ऊपर का कोई भी लड़का या लड़की वो वोट दे सकता है, और 25 साल के ऊपर से कोई भी लड़का या लड़की मेल या फीमेल वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए इलेक्शन जो है वो लड़ सकता है, ठीक है। आगे है पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब मुकम्मल तौर पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस करता है, ठीक है, जिसके अंदर वो ये कहता है कि गवर्नमेंट जो होगी वो सेंटर में होगी, और तमाम जो स्टेट यूनियन जो हैं वो उसके यानी कि उनमें पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। इसके अंदर वो ये कहता है कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हाँ, वो कहता है कि जो प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट होगा वो भी 5 साल के लिए इलेक्ट होगा। जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसके जो मिनिस्टर्स होंगे वो भी 5 साल के लिए इलेक्ट होंगे। मिनिस्टर जो होंगे वही जो है वो मतलब एग्जेक्टिव बॉडी होगी प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। और उन तमाम लोगों को गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यानी कि एग्जेक्टिव बॉडीज़ को दी जाएंगी, ठीक है। और साथ साथ जो ये एग्जेक्टिव बॉडीज़ हैं ये लोकसभा के सामने मतलब तमाम किस्म के उनके अपने कामों के लिए जवाबदेह होंगे, ठीक है। और कोई भी बिल जो पास होना होगा एग्जेक्टिव बॉडी जो है वो उसको लेकर आएगी लोकसभा के अंदर यानी कि लेजिस्लेचर के अंदर, और लेजिस्लेचर उसको पास करेगा किसी भी किस्म के बिल को। और साथ ही साथ के मतलब कोई भी जो मिनिस्टर है उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए लेजिस्लेचर हटा भी सकती है, और उसको यानी कि अकाउंटेबल भी कर सकती है, ठीक है। आगे है कि मतलब इसमें एडल्ट सफरेज है। एडल्ट सफरेज से मुराद है कि ये इसका एक अनदर फीचर है। इसके अंदर इट प्रोवाइड्स फॉर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। इसमें वो ये कहता है कि मतलब एडल्ट सफरेज में तमाम किस्म के मेल या फीमेल जो भी 18 साल से उम्र से ज़्यादा है उसको इक्वल राइट्स हासिल हैं, ठीक है। यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चाहे जो भी आए, मेल हो या फीमेल हो, मेरिट बेस के ऊपर वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए किसी भी स्टेट पर यानी कि स्टेट के इंस्टीट्यूशन में किसी भी तरह का रोल अदा कर सकता है, और पार्टिसिपेट कर सकता है, और हिस्सा ले सकता है, वोट दे सकता है, वोट के ऊपर खड़ा हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। ये तमाम किस्म के वोटों से राइटों से हासिल होंगे। नेक्स्ट है कि सिंगल इंटीग्रेटेड स्टेट विद सिंगल सिटीजनशिप। इसका ये मतलब है कि तमाम किस्म का जो इंडिया है वो एक यूनियन की हैसियत रखता है। इंडियन यूनियन जो है वो एक सिंगल
सिंगल है। तमाम लोगों को एक ही सिटीज़नशिप के ज़रिए तमाम के तमाम हकूक़ हासिल होंगे, ठीक है। तकरीबन जो 28 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनके तमाम सिटीज़न जो हैं उनकी यूनिफॉर्म सिटीज़नशिप होगी, ठीक है। इक्वल राइट्स होंगे, इक्वल फ्रीडम होगी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट सबको दी जाएगी। नेक्स्ट है सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी। सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी से मुराद ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो यानी कि एपिक्स लेवल के ऊपर काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट जो है वो यानी कि सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होगा, ठीक है। और जो हाई कोर्ट हैं वो स्टेट लेवल के ऊपर काम करेंगी। तकरीबन इस वक्त 21 जो है वो उसका क्या नाम है, हाई कोर्ट्स काम कर रही हैं, और हाई कोर्ट्स के नीचे बाकी जो भी कोर्ट्स आएंगी वो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट होंगी, ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट के अंडर वो रह के काम करेंगी, ठीक है। इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लैंड होगी। तमाम किस्म की जो जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन है वो यानी कि इट कंट्रोल एंड रन्स द जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करेगी और रन करेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हकीकतन तौर पर बल्कि ट्रूली तौर पर जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करता है, जिसके अंदर वो ये कहता है कि तमाम के तमाम जजिस को अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के ज़रिए। प्रेसिडेंट तमाम जजिस को अपॉइंट करेगा, चाहे वो अपना सुप्रीम कोर्ट के हैं या चाहे वो हाई कोर्ट के हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई भी बंदा उस वक्त तक जज नहीं बन सकेगा जब तक उसके पास बाकायदा तौर पर लीगल क्वालिफ़िकेशन नहीं होगी, वो बाकायदा तौर पर मतलब एग्ज़ामिनेशन पास नहीं करेगा उस वक्त तक, और जब तक उसको मतलब उसके पास एक बाकायदा तौर पर एक्सपीरियंस नहीं होगा उस वक्त तक उसे जज अपॉइंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है कि तमाम किस्म के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्हें उस वक्त तक रिमूव नहीं किया जा सकता जब तक कोई स्ट्रांगली और मतलब एक एक्सट्रीम डिफ़िकल्ट प्रोसेस है उनको रिमूव करने के लिए, और या उनके अगेंस्ट कोई यानी कि ऐसा मतलब स्टेट के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात आ गई है तो तब उन्हें रिमूव किया जा सकेगा, यानी कि वरना वो तो उन्हें रिमूव करना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। जजिस की सैलरीज जो होंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ खुद वो हायर करेगी, अपना स्टाफ सुप्रीम कोर्ट खुद यानी कि मेंटेन करेगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है इंडियन जुडिशरी वो मुकम्मल तौर पर ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है, मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट और मोस्ट पावरफुल जुडिशरी कंसिडर की जाती है, ठीक है। जुडिशल रिव्यू की अगर हम बात करें तो जुडिशल रिव्यू के अंदर वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है यानी कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ है लैंड का, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक गार्डियन और प्रोटेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर लेजिस्लेचर के अंदर से कोई भी बिल जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा वो पास होगा तो जुडिशरी जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके उसको मतलब इलीगल डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। और तमाम किस्म की जो जुडिशल पावर्स हैं वो इंडिपेंडेंट होगी, और अपना कोर्ट जो है वो एक मतलब बाकायदा तौर पर ऑटोनमस पावर रखते हुए एक यानी कि आज़ादाना और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होगा स्टेट का, ठीक है। आगे है एमरजेंसी प्रोविज़न। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो एमरजेंसी प्रोविज़न यानी कि किसी भी किस्म की एमरजेंसी से डील करने के लिए भी उसके अंदर बयान किया गया है, ठीक है। पहली है नेशनल एमरजेंसी। नेशनल एमरजेंसी के अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। नेशनल एमरजेंसी के अंदर ऐसी तमाम चीज़ें जो उस वक्त मुल्क के अंदर या मुल्क के एक्सटर्नली लेवल के ऊपर कोई भी अगर हमलावर चीज़ होती है तो उसे नेशनल एमरजेंसी कहते हैं। नेशनल एमरजेंसी के अंदर किसी भी किस्म का एक्सटर्नल एग्रेशन, जंग या कोई भी एक्सटर्नल थ्रेट या एग्रेशन अगेंस्ट इंडिया, या मतलब कोई भी किसी किस्म का एग्रेशन इंडिया के अगेंस्ट, या कोई भी अपना यानी कि आर्मी अगर कोई बगावत करती है, रिबेलियन इन इंडियन आर्मी, या किसी भी किस्म के उसके हिस्से के अंदर किसी भी किस्म की कोई बगावत होती है तो उसे वो नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल एमरजेंसी का नाम देता है। दूसरी है कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी से मुराद ये है कि अगर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मतलब फ़ेल हो जाए या स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो एक्टिवली परफॉर्म ना कर पा रही हो तो उसको डील करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एमरजेंसी। फाइनेंशियल एमरजेंसी से मुराद ये है कि किसी भी किस्म की फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी अगर इंडिया के अंदर आ जाए तो उसको डील करने के लिए फाइनेंशियल एमरजेंसी है। इसके अंदर ये कहा गया कि तमाम किस्म की एमरजेंसी को डील करने के लिए प्रेसिडेंट जो है वो सबके सामने आएगा, लेकिन हकीकतन इसके पीछे जो प्रेसिडेंट के पीछे हाथ होगा वो होगा एग्जीक्यूटिव बॉडी का और लोकसभा का और प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर प्राइम मिनिस्टर और एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ की पावर्स को ट्रिमेंडियसली हद तक इंक्रीज़ कर दिया जाता है, ठीक है।
आगे है कि मतलब स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इससे मुराद ये है कि मतलब ऐसे ख़ास किस्म के लोग जो इंडिया के अंदर तो रहते हैं लेकिन उनकी इतनी प्रपोर्शन नहीं, यानी कि इतनी उनकी आबादी नहीं है कि वो कलेक्टिवली तौर पर इलेक्शन लड़ के इंडिया के यानी कि लोकसभा के अंदर आ सके। तो ऐसे लोगों के लिए जो है वो स्पेशल कोटा सिस्टम या रिज़र्व सीट्स होती हैं, ठीक है। जैसे वुमेन के लिए रिज़र्व सीट जो है वो 33% उन्होंने रखी हुई हैं, ठीक है। और ऐसे लोग जो मतलब जिनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होती है तो उनके लिए भी रिज़र्व सीट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। आगे है कि मतलब प्रोविजन रिगार्डिंग लैंग्वेजेस के मतलब ज़ुबान कौन सी होगी। कलेक्टिवली तौर पर जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हिंदी लैंग्वेज को मतलब नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करता है, साथ ही साथ इंग्लिश को वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज और वो भी ऑफिशियल लैंग्वेज को डिक्लेयर करता है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज को वो मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साथ साथ ये कहता है कि मतलब कलेक्टिवली तौर पर हिंदी लैंग्वेज को, लेकिन मतलब यूनियन के हिसाब से या मतलब निचले स्टेट्स के हिसाब से हर एक स्टेट जो है उनका जो भी मिनिस्टर सेलेक्ट होगा वो लेजिस्लेचर के अंदर आएगा तो वो अपनी ज़ुबान को फ़रोग दे सकता है और अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश लैंग्वेज ही होगी, ठीक है। वो इंग्लिश के अलावा कोई और ज़ुबान के अंदर अपना फ़ैसला लिख या दे या पढ़ नहीं सकते। और साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर यानी कि ना उसकी ये कोशिश होती है कि वो हिंदी लैंग्वेज को मतलब प्रमोट करे और कोशिश ये करे कि मतलब सिलेबस वगैरह या मतलब बाकी तमाम जो मामलात हैं वो हिंदी के अंदर डील करे और आहिस्ता आहिस्ता हिंदी को ही फ़रोग दिया जाए और उसको ही पॉपुलराइज़ किया जाए। सबसे आखिर के अंदर जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के जो रिसोर्सेज हैं कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को किन किन रिसोर्सेज के ज़रिए जो है वो बनाया गया था। इन रिसोर्सेज के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन फॉर्मुलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो मतलब इसके जो फाउंडिंग फादर्स हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के रिसोर्सेज थे, ठीक है। यानी कि इसके फाउंडिंग फादर्स एक से ज़्यादा थे। यानी कि ना इन तमाम मामलात को देखते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मतलब इसलिए रिजिड भी है, फ्लैक्सिबल भी है और इसलिए उसके आर्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। 396 आर्टिकल्स। सबसे पहला जो इसका यानी कि फाउंडिंग फादर था कि मतलब नेशनल मूवमेंट को देखते हुए और सेकुलरिज़म नेशनल मूवमेंट को देखते हुए सेकुलरिज़म के आइडिया को अपनाया गया था। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सेकुलरिज़म की बात आती है तो वो नेशनल मूवमेंट को देखते हुए सेकुलरिज़म के आइडिया को अपनाया गया था। नंबर 2 के ऊपर जो है मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था 1935 का एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उसके भी कुछ फ़ीचर्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यानी कि उससे भी इन्फ्लुएंस होते हुए उनके भी कुछ फ़ीचर्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया था और उनको भी अडॉप्ट किया गया था। नंबर 3 के ऊपर जो है मतलब इसका पार्लियामेंट्री सिस्टम और बाइकैमरलिज्म सिस्टम जो है वो इन्फ्लुएंस हुआ था मतलब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। क्योंकि बरतानिया के अंदर जो है वो यानी कि 2 ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे, यानी कि 2 हाउसेस थे, अपर हाउस और लोअर हाउस। तो इसी तरह उनसे इन्फ्लुएंस होते हुए जो है मतलब बाइकैमरलिज्म को लाया गया। और यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन से इन्होंने क्या सबक सीखा, इन्होंने यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन से रिपब्लिकनिज़म यानी कि रिपब्लिकन होना, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशल रिव्यू और बिल ऑफ राइट्स जो है यानी कि फंडामेंटल राइट्स वगैरह ये इन्होंने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से सीखे। साथ साथ इन्होंने जो मतलब इनका सोशलिज़म जो है इन्होंने USSR से लिया था। USSR जो है मतलब 1917 के अंदर यानी कि पहली जंग अज़ीम के तकरीबन दरमियान ही, क्योंकि 1918 में पहली जंग अज़ीम ख़त्म हुई थी तो 1917 के अंदर जो है वो सोशलिज़म आया था, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आया था USSR जो इस वक्त रशिया है यानी कि सोवियत यूनियन के अंदर। तो उसको अडॉप्ट करते हुए इन्होंने मतलब सोशलिज़म को अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया। इसी तरह इन्होंने यानी कि ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से और आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इन्फ्लुएंस होते हुए कुछ पॉइंट उनके भी इन्होंने उठाए थे, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट सूटेड टू द इंडियन इन्वायरमेंट, ठीक है। यानी कि इंडियन इन्वायरमेंट के हिसाब से ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ऑर्गेनाइज़ किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मुकम्मल तौर पर एक ऑर्गेनाइज कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। वो अपनी गवर्नमेंट को अच्छी तरह से और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को बहुत अच्छी तरह से रन कर सकता है। इसके पास वो फीचर्स मौजूद हैं। ये पीस के कंडीशन में भी और वार के कंडीशन में भी यानी कि हर किस्म की सिचुएशन को डील करने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है, ठीक है।
और इसकी जो मोस्टली फंडामेंटल यानी कि चीज़ें इसकी जो डिस्क्राइब होती हैं वो कुछ इसके पॉइंट हैं जिनको हम रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहली बात इसका प्रेम्बल, दूसरा है इसका फंडामेंटल राइट्स, इसकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फिर है सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म, रिपब्लिकनिज़म, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ और लिबरल डेमोक्रेसी। ये इसके जो मेन और बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स हैं जो यानी कि इसके कॉन्स्टिट्यूशन को एक 4 चांद लगाते हैं। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।